आप सभी को नमस्कार। एक ओंकार प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक बेहतरीन किताब द वोकैबुलरीज। एक ऐसी किताब जिसके अंदर वोकैबुलरी के हर एक एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में समझाया गया है, जिसे आप बिना किसी टीचर की मदद खुद भी पढ़कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इस किताब में हर तरह की वोकैबुलरी को इंक्लूड किया है जो आपको एसएससी, डिफेंस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में मदद करेगी। हमारी इस किताब में आप सभी बच्चों को मिलता है क्यूआर कोड की फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और वोकैबुलरी को याद करने के हर एक तरीके को बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही अपनी इस किताब को अपने सिलेक्शन के लिए चुनें और अपनी मेहनत को सफल बनाएं। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाओ भाई। मैं उम्मीद करता हूं बेसब्री है सीखने की, बेसब्री है मेहनत करने की और बेसब्री है अपनी सच्ची लगन को आजमाने की। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारियों, आप सभी का दिल से स्वागत है और इस बात की मुझे पूरी खुशी है। आप रिवाइज कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे। एक बार सारे भाई आ जाओ, फिर करेंगे दंगल खूब सारी मेहनत का। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, फटाफट से। शाबाश शाबाश। अभी करेंगे बेटा, प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन टैग्स की। अभी प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप सभी के साथ मिलकर। वेरी गुड। क्वेश्चन टैग्स की ही मेहनत करेंगे बस अभिषेक। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ फटाफट से। दैट इज गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, बस बेटा पढ़ते रहो, जो भी तरीका मिले पढ़ते रहो। पढ़ते ही आप लोगों का सिलेक्शन है, ना पढ़ेंगे कोई सिलेक्शन नहीं है। देखो जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन टैग्स की ये पीडीएफ सोल्व कर ली होगी। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स की ये पीडीएफ आप लोगों ने सोल्व कर ली होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ साथ मैं भी पूरी पीडीएफ को डिस्कस आप लोगों के साथ कर लेता हूं। फिर आज ही हम लोगों को अगला टॉपिक आप लोगों के प्यार प्यार के साथ शुरू करना है, डिस्कस करना। ठीक है बेटा, चलो दोस्तों आओ बच्चों मेरे साथ मिलकर वेरीफाई करें अपने आंसर्स। लिखा है मोस्ट ऑफ देम, इस देम की वजह से दे का हमें यूज करना है। ठीक है बेटा, और वोटेड पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव डिडंट ही होगा। क्वेश्चन 2, देयर वाज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट। भाई वॉज की वजह से तो वॉज आ रहा है और इट नहीं, देयर का क्वेश्चन टैग हम देयर से ही बनाते हैं। क्वेश्चन 3 पर आओ। लिखा है दे कुडंट अटेंड द मीटिंग। कुडंट दे, सवाल के अंदर ध्यान से देखेंगे तो कुडंट लिखा हुआ है, तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, कुड दे। ठीक है, और भाई 2 मिनट का मौन उन सभी के लिए जो एबीसीडी करके आंसर दे रहे हैं। बेटा एबीसीडी करके आंसर मत दिया करो। एबीसीडी करके आंसर देने का मतलब मुझे तो ये समझ में आता है कि ठीक है खाली बैठे तुक्का लगा दिया, ले सी, ले डी, ले ए, उससे क्या होता है। आप अपना आंसर भी करेक्ट बताने की कोशिश करें कि ऑप्शन सी है तो उसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन बी आप मार्क कर रहे हैं तो बी का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तभी तो पता चलता है कि आप मेहनत सच्ची कर रहे हो, वरना तो ये टाइम पास की बात है बेटा। क्वेश्चन 4, द स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फीस हैज ही। कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्टूडेंट्स की वजह से ही नहीं हम दे का यूज करेंगे और प्लूरल होने की वजह से हैव दे हम कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले से ही नेगेटिव है तो नोट का कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं होगा। क्वेश्चन 5 ध्यान से देखो क्या लिखा है, द पब्लिशर। अब मेरे बच्चों इस पब्लिशर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पब्लिशर क्या मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है ना। मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो हम इस पब्लिशर को प्रायोरिटी देंगे किसकी,
मैस्कुलिन की भाई पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग डिडंट ही हम कहेंगे। क्वेश्चन 6, मोहन विजय's ब्रदर इज फीलिंग बेटर टुडे। मोहन की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो भाई हम इसे क्या कहेंगे, भाई इसे हम कहेंगे isn't he। क्वेश्चन 7, दिस बुक इज फॉर द यंग लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सवाल की अगर हम बात करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग isn't it हम लोगों को चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटे। चलो क्वेश्चन टैग आगे करते हैं। शी हैज लिटल, लिटल खुद में नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग क्या कहोगे भाई, डज शी। फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, क्या कहोगे बच्चे। देखो सेंटेंस के अंदर यहां पर पॉजिटिव है तो शुडंट आना चाहिए, फार्मर्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ही नहीं हम क्या यूज करेंगे बेटा, दे का यूज करेंगे। क्वेश्चन 10 को देखेंगे ध्यान से। He would not return the money that he borrowed। देखो बेटा हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर दो सेंटेंसेस जुड़े हुए नजर आए, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े नजर आए तो सवाल ये उठता है कि आप क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग करेंगे। आपके मन में ये सवाल उठता है कि आप क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन टैग करने के लिए आप दोनों सेंटेंसेस में ध्यान देंगे उस सेंटेंस पर जिसको आप सामने वाले से कंफर्म करना चाहते हैं। इस बात को देखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, बेटे ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस देख लिए ना आपने, इसका मैं आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी सेड दैट राहुल वुड कम लेट। अब देखो दोस्तों इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखना, यहां एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शी सेड के हिसाब से क्वेश्चन टैग हम क्या करेंगे, डिडंट शी, और राहुल वुड कम के हिसाब से हम क्या कहेंगे, वुडंट ही। तो आप मुझे इसमें क्वेश्चन टैग बताओ जरा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप इसमें जरा क्वेश्चन टैग बताओ कि आप इसमें क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग करेंगे। मेरे बेटे जब भी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आए तो हम आने वाले सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जो करेंगे ना, क्वेश्चन टैग करेंगे हम उस पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन टैग करेंगे जिसकी हम लोग कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसकी हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। हमें यह देखना है कि लिखे हुए दोनों सेंटेंसेस में हम किस चीज की कंफर्मेशन लें। दो सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों में कंफर्मेशन किसकी लें। भाई एक बात समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे, यहां सेंटेंस लिखा है शी सेड, उसने कहा, यहां कहा उसने कहा, और राहुल वुड कम लेट। अब जब उसने ये कहा ही है तो अंडरस्टूड है ना कि जो उसने कहा है उसकी कंफर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ है ना, कंफर्मेशन किस बात की लेंगे हम, इस बात की लेंगे कि वो आएगा या नहीं आएगा, इसी वजह से हमने क्या कहा, वुडंट। ठीक है बेटा, अब इसी बात के आधार पर एक बच्चे का डाउट है जो बार बार मुझसे पूछ रहा है, सर वेट हियर अंटिल आई कम, वेट हियर अंटिल आई कम, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब आपके लिए आसान हो गया है जी, आपके लिए आसान हो गया, ध्यान से देखना बेटा। सेंटेंस के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, सेंटेंस के अंदर ध्यान से समझेंगे तो ये अंटिल किसका हिस्सा है, आई कम का, और एक तरफ हमारे सामने ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अंटिल किसका हिस्सा है, अंटिल हिस्सा है इस आई कम का। ठीक है, इस आई कम के हिसाब से अगर क्वेश्चन टैग मैं करता हूं तो डू आई, वेट हेयर के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा वोंट यू। बताओ जरा, क्या मैं अपने आने की कंफर्मेशन सामने वाले इंसान से ले सकता हूं, क्या ये संभव है कि मैं अपने आने की कंफर्मेशन सामने वाले इंसान से लूं। सामने वाला इंसान मुझ पर हंसेगा, ये क्या बदतमीजी है भाई, मैं अपनी कंफर्मेशन सामने वाले से नहीं ले सकता। तो कंफर्मेशन किसकी लेंगे हम, इस वेट हेयर की कंफर्मेशन लेंगे और क्या कहेंगे भाई, वोंट यू। बात समझ गए, है ना। तो बात क्या समझ आई बेटा, अगर हमारे सामने सेंटेंस एक से ज्यादा लिखे हैं तो हम जिसको कंफर्म करना चाहते हैं वाक्य को, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगाना चाहेंगे। ठीक है भाई, अरे बेटे बात समझ में आ गई है ना। वापिस आ जाओ क्वेश्चन पर।
अब यहां इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से समझते हैं। ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरो। अब उस इंसान ने जो पैसा उधार मांगा तो वो तो मांग ही लिया, उसकी कंफर्मेशन की क्या जरूरत है। कंफर्मेशन किस बात की लोगे, वो पैसे को लौटाएगा या नहीं। तो भाई इसका क्वेश्चन टैग आपको करना है और इसको क्या कहोगे दोस्त, इसको क्या कहोगे, वुड ही। ठीक है बेटा, इसको क्या कहोगे, वुड ही। क्वेश्चन 16 पर आओ। वी मे विन द क्रिकेट मैच, मेंट वी, लो भाई बिल्कुल ठीक है, मे का मेंट हो गया और वी का वी रहेगा, कोई एरर नहीं। क्वेश्चन 17 पर आओ बेटा। वी यूज टू सी द एपिडेमिक इन विलेजेस, भाई पास्ट इंडेफिनिट से हम इसे लिख सकते हैं तो क्या होना चाहिए, डिडंट वी। ठीक है बेटा। चार्ल्स शोभराज वॉज एन इम्पोस्टर, वॉजंट ही, वॉज का नेगेटिव वॉजंट, चार्ल्स शोभराज ही, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, इस देम की वजह से हम लोगों को यहां पर क्या चीज लिखा चाहिए भाई, दे लिखा हुआ चाहिए। अब दे के हिसाब से हम लोगों को क्या लिखना है, वरंट दे। क्वेश्चन 20 पर आओ बेटा। वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हमने क्या यूज किया, डोंट, और वी ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ टू मैनी का मीनिंग नेगेटिव नहीं है। कुछ बच्चे इसको कह रहे हैं सर टू तो नेगेटिव होता है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में ये नेगेटिव नहीं है। फाइन। पोलीगैमी, पोली का मतलब होता है मैनी, गैमी का मतलब शादी, बहुत सारी शादी करना। अगर ये अपने आप में एक नॉन लिविंग एक्टिविटी है तो इट बिल्कुल सही है भाई। सिंगुलर के लिए हम हैवेंट नहीं हैजंट यूज करें। सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, हैवेंट नहीं हैजंट का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, चल बेटा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक, चलिए क्लास। आगे लिखा है लेट अस गो, लेट के साथ अस लिखा है तो शुड भी नहीं शेल भी। ठीक है बेटा। समबडी, प्लूरल के लिए यूज करना होगा, दे बिल्कुल सही है। एंटर्ड का यूज हमें करना है तो भाई पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, डिडंट दे। क्या कहेंगे बच्चे, डिडंट दे। याद है ना सिंगुलर सब्जेक्ट की कहानी बताई थी, एवरी, सम, एनी, नो के साथ वन या बड़ी हम जोड़ते हैं, क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज करते हैं। क्वेश्चन 24 पर आओ। संजीवनी वॉज, ये संजीवनी किसी लड़की का नाम नहीं है। संजीव अपने आप में एक पेनेसिया मानी जाती है। पेनेसिया हम कहते हैं रामबाण इलाज की दवाई। तो भाई दवाई अगर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इट का यूज बिल्कुल सही है। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन 25, एवरीवन हैज कम लेट टुडे। देखो बेटा सेंटेंस के मीनिंग पर जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन टैग करने के लिए एवरीवन की वजह से दे यूज हुआ और हैज का प्लूरल हैवंट पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव, तो इस सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, चलो एक बार अपना स्कोर बताओ फटाफट से, स्कोर बताओ बेटे फटाफट से अपना। देखो कितने क्वेश्चंस थे हमारे, यहां से 1 से लेकर 10 तक हो गए भाई। ठीक है, 10 3 13, 15, 15 3 18 और 2 20, 20 क्वेश्चंस में बता दो क्या स्कोर रहा आप लोगों का। 20 क्वेश्चंस में आप एक बार अपना स्कोर बता दो। लो भाई निपट गए क्वेश्चन, थोड़े से ही हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे बच्चे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बड़ा आसान है। बीमारी पता है कि आप डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। इज की वजह से आपने क्या यूज किया, इजंट। इज की वजह से क्या हेल्पिंग वर्ब बने, इजंट। अब गॉड क्या है अपने आप में, जहां जेंडर नहीं पता मैस्कुलिन लगा देंगे हम, इजंट ही। वैसे भी आप जानते हैं भगवान हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, गॉडेस फेमिनिन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, इजंट ही, खत्म बात। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी। ठीक है, अब मेरे बच्चे क्वेश्चन यहां से आपको शुरू करने हैं, ये निपटाने हैं और उसके बाद आप लोगों को यहां से लेकर ये निपटाने हैं। एक बार आप इसको निपटाओ, मैं फेस वॉश करके आ रहा हूं, थोड़ी फीलिंग खराब हो रहा है।
बना ली बेटा? चल बेटा एक बार आंसर्स वेरीफाई करते हैं। चुन्नी से सवाल है, गिव मी 3000 रुपीज, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो प्लीज कह दिया। विल यू में कोई दिक्कत नहीं है, विल यू कहो चाहे वुड यू कहो, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की वजह से दे का यूज हुआ, हैज की वजह से हैजंट लिखा। भाई दे के अकॉर्डिंग तो प्लूरल ही लिखोगे भाई, तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन 13, द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक्स। देखो सवाल के अंदर एक छोटी सी गलती है दोस्तों, यहां पर हम लोगों को वॉक्स नहीं वॉक लिखना है, ठीक है। अब सेंटेंस में क्या है, ध्यान से देखना, एक सेंटेंस में एक नहीं दो जगह पर वर्ब यूज हुई है। एक लिखा द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक, चल ही नहीं सकती बेचारी, एंड इज नाउ कन्फाइंड टू हर हाउस, ठीक है। अब यानी कि ये तो कंफर्म है कि वो चल ही नहीं सकती, है ना भाई, ये तो कंफर्म है कि वो चल ही नहीं सकती, इसकी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो भाई हम लोगों को किसकी कंफर्मेशन लेनी होगी कि क्या वो घर में ही बंद रहती है, हाँ या ना। तो भाई कांट नहीं, इसकी वजह से हम लोगों को लिखना पड़ेगा इजंट शी। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? इजंट शी। फाइन। अगला सवाल, आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। डिडंट के साथ आई लिखा है, क्वेश्चन टैग के लिए हमें क्या लिखना होगा? डिड आई, है ना बच्चों। क्वेश्चन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, चुन्नी सी बात है यार, है डरने की नहीं कोई बात है। 15, शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेगेटिव लिखा है ना सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या लिखेंगे? डज शी। क्या लिखेंगे भाई? डज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज लैंड मी सम मनी। विल यू, सिर्फ विल यू के साथ बात कह लो या वुड यू के साथ बात कह लो, दोनों में से कोई एक आएगा बेटा। भाई रिक्वेस्ट के लिए हम या तो वुड यू लिखते हैं या विल यू लिखते हैं, है ना, रिक्वेस्ट के लिए। क्वेश्चन 27, द बोर्ड हैज अग्रीड टू हेल्प हर, हैजंट दे। इसका मैं आंसर अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अब इसका लॉजिक मैं समझाऊंगा बेटा। एवरीवन इज सेटिस्फाइड, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग अगर हम कहें तो दे के साथ हम लोगों को प्लूरल चाहिए, आरंट दे, इजंट दे नहीं, आरंट दे। 29, नीदर ऑफ यू कैन डू इट, ठीक है जी, नीदर ऑफ यू कैन डू इट। नीदर नेगेटिव के लिए यूज होता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो कैन के साथ हम लोगों को लिखना होगा कैन, और उसके बाद लिखना होगा क्या चीज, ठीक है बच्चे, सही। नीदर नेगेटिव के लिए यूज होता है बेटा। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज अ थीस्ट। सवाल प्यारा है, ध्यान से देखना। कोई इंसान जो भगवान में विश्वास करता है, तो भाई विश्वास करने की बात तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। उसे किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन टैग आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो भाई पहले तो आपने लिखा इजंट, और वन के साथ कोई लिखा नहीं है तो प्रोनाउन के नाम पर वन ही रहेगा, ठीक है। यहां तक की बात ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। अब देखो एक सवाल ये रह गया, इसको भी मैं समझा देता हूं। देखो बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसको लिख लेना है। देखो एक बहुत खूबसूरत सा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं इसे हम? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है मेरे बेटा? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो इसे हम कहते हैं नेम ऑफ अ ग्रुप, यानी कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल कहूं, द ऑडियंस एंजॉयड द शो। एक और सवाल मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा द टीम डिड नॉट विन द मैच, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा द पार्टी
देयर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ठीक है। अब देखो यहां एक सवाल बनता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नाम जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप को, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप को। देखो बच्चों बात को ध्यान से समझना भाई, आपकी क्लास में, आपकी क्लास में अगर मैं कोई शेर सुनाता हूं, कौन कहता है मेरी महबूबा गंजी है, आधा वर्ष है दोस्तों, आधा वर्ष है, जरा नोश फरमाएं। कौन कहता है मेरी महबूबा गंजी है, वाह वाह तो करो यार। कौन कहता है मेरी महबूबा गंजी है, क्या कभी चांद के बाल देखे हैं तुमने, हैं? अब ये देखो भाई सारे बच्चे वाह वाह करने लग गए, क्या बात है क्या बात है, देखो कितना सारा प्यार आ गया कमेंट्स में। ऑब्जर्व करना इस बात को, क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि मैंने आपकी क्लास में शेर सुना, सभी ने मजे काटने शुरू कर दिए। तो ये जो ऑडियंस है इकट्ठे मिलकर एंजॉय कर रही है, अरे हाँ ना। तो जब इकट्ठे मिलकर कोई काम किया जाए, यूनाइटेड यानी कि इकट्ठे मिलकर जब कोई काम किया जाए, इसी की वजह से हम इसके लिए प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। और अगर ये अलग अलग, अगर ये मेरे दोस्तों अलग अलग हिस्सों में बांटकर काम करें, यानी कि डिवाइडेड सेंस की अगर हम बात करें, तो भाई हम इसके लिए दे का प्रयोग करते हैं, तो हम इसके लिए दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक और सवाल लिख रहा हूं, लो मेरे बच्चों क्वेश्चन टैग करके देख लेते हैं फटाफट से। पहला सवाल लिखा है द ऑडियंस एंजॉयड द शो। ऑडियंस ने शो को एंजॉय किया है, इसका मतलब एंजॉय। मैंने आपके सामने शेर सुना, आप सभी वाह वाह करने लगे, इकट्ठा रिस्पॉन्स आप लोगों को आया। भाई क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने क्या कहा, डिडंट इट। अगला सवाल है हमारे सामने, द टीम डिड नॉट विन द मैच। अगर टीम ने मैच नहीं जीता, इसका मतलब क्या हुआ, टीम के एफर्ट्स अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, टीम के जो एफर्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। बैट्समैन ने ठीक से नहीं खेला, कहीं फील्डिंग गलत हो गई, कहीं बॉलर्स का प्रोग्राम गलत हो गया, इसका मतलब सभी का कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं बना। इसी की वजह से हमने क्या यूज किया बेटा, डिड दे। दोनों के आंसर्स एक बार बनाकर दिखाओ बेटा, इन दोनों के एक बार आंसर्स बनाकर दिखाओ। शाबाश, बनाओ बेटा आंसर्स बनाओ। आओ बच्चे, पार्टी स्टूड फॉर इट्स देयर प्रिंसिपल। पार्टी अगर अपने सिद्धांतों के लिए इकट्ठी हुई, पार्टी अगर अपने सिद्धांतों के लिए लड़ी, तो पार्टी का इकट्ठे मिलकर ये काम हुआ। पार्टी जब इकट्ठे मिलकर ये काम कर रही है, तो यहां पर आप इट्स का यूज करेंगे और यहां पर क्वेश्चन टैग के लिए क्या कहेंगे बेटा, डिडंट इट। ठीक है बेटा। अगला सवाल, द ऑडियंस टुक द सीट्स क्विकली। ऑडियंस किसी भी सिनेमा में, किसी भी सभा में फटाफट अपनी सीट लेती है, तो क्या होगा भाई, हर कोई अपनी 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 अलग अलग सीट पर बैठने का काम कर रहा है। इसी की वजह से हमने क्या कहा, डिडंट, और उसके बाद क्या कहा, अरे भाई सीटों पे तो अलग अलग बैठेंगे, डिवाइडेड सेंस में बैठेंगे। ठीक है बेटा, इसलिए क्या यूज करेंगे बेटा, दे। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? ठीक है बेटा, ये यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस की कहानी अगर समझ आ गई है, तो आ जाओ, एक सवाल मैंने छोड़ा था, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। बाकी के सारे सेट हैं,
अरे कहाँ आगे हो भाई हो, ये मजे ले रही हो हमारे, बनाना एक बार भाई। शाबाश। अब बेटा बड़ा आसान हो गया, वैसे भी आपके सामने लिखा है बोर्ड के साथ हैज कह दिया है, ठीक है ना। बोर्ड हैज अग्रीड टू हेल्प हर, इसका मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने इकट्ठे मिलकर निश्चय लिया है कि वो किसी लड़की की मदद करेंगे। इससे ही पता चल रहा है बात सिंगुलर की है, तो भाई दे नहीं, क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे, हैजंट इट। ठीक है, ठीक है बेटा। नालायक कह रहा है मेरे सारे सही है, कनाडा ले चलो। बहुत शैतान भाई, बहुत शैतान। चलो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ की। अब प्यारी प्यारी बात को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस अब आप अपनी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश एक्यूमेन में एक बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेटा। क्वेश्चन टैग पे आओगे, पेज नंबर 61 पे है, आप क्वेश्चन बना के भी देख लेना बेटा। मैं बता देता हूं, क्वेश्चन टैग के आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं लाडले बच्चों। और भाई मैंने शायद पिछली क्लास में भी बता दिए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 41 क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 41 क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है 55, एक 41, एक 55, पिछली क्लास में भी बता दिए थे मैंने। और रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं हमारे पास 25, ये हो गए भाई 80, 121 क्वेश्चंस है भाई, ठीक है। 180 क्वेश्चंस हैं एंड आई डोंट थिंक कि ये कम रहेंगे। हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है बेटा, हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस का मटेरियल है, ठीक है बेटा। इसको आप आराम से लिख लेना, क्योंकि अब मैं आपके साथ मिलकर, देखो समय है, समय का हमें फायदा उठाना चाहिए। अब मैं आपके साथ मिलकर एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। आ जाओ, अब सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से पहले कमेंट्स पर एक्टिव हो जाएंगे। सारे के सारे बच्चे पहले कमेंट्स पर आकर नमस्ते सर जी कर दो, ठीक है। नमस्ते सर जी मत कहना भाई। आज एक हम टॉपिक पढ़ेंगे आप लोगों के साथ, बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि भाई इसमें बहुत नशा है, ठीक है। हाँ, ये बहुत नशीला टॉपिक है, नशीला नशीला। इस टॉपिक का नाम मैं आपको बता ही दे रहा हूं भाई, इसे हम वॉइस कहते हैं, ठीक है। आप इसे वॉइस ना कहो तो आप इसे एक और नाम से जान सकते हैं, वो भी लिख देता हूं। आप इसे वॉइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखो मेरे बच्चों, वॉइस का मतलब ये तो सभी को पता है कि वॉइस का मतलब आवाज होती है। शुक्रिया मेरे अजीज, शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छे। अल हबीबी, दिल खुश कर देता है यार। हाँ बच्चों, तो भाई वॉइसेस का मतलब सभी को पता है, वॉइसेस का मतलब आवाज होती है भाई। सवाल ये उठता है कि आवाज, बेटा ब्राइटनेस इससे कम तो क्या करें यार, है। अब तो ठीक है, ब्राइटनेस गजब हो गया यार, कहने की सब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ये मेरी शर्ट चमक रही है, यू नो मैं कितना हॉट हूं। ये मेरी शर्ट चमक रही है, ब्राइटनेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है ना।
और भाई ऐप से ज्यादा तो मेरी आंखें खराब होंगी, मैं तो इसके पास ही पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो टेंशन नहीं ना लीजिएगा, हम बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, है जी। वॉइसेस का मतलब आवाज होती है बेसिकली, ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम इसे समझें, मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम अगर इसे समझें, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका एक दूसरा अर्थ निकलता है। क्या, समझने की कोशिश करना। वॉइसेस को मेरे प्यारे बच्चों हम हिंदी में कहते हैं वाच्य, हिंदी में हम इसे कहते हैं वाच्य। लेकिन हिंदी से हम इस मामले में ताल्लुक नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी हमें कंफ्यूज कर सकती है ना, हिंदी हमें कंफ्यूज कर सकती है। मैं अगर आपको कहूं कि नेपाल, मणिपुर, चाइना और जापान, सभी के सभी लोग एक ही जैसे दिखते हैं, सभी के सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं, तो ऐसा कहने से नेपाल के लोगों की भी बेइज्जती है, चीन के लोगों की भी बेइज्जती है, जापान के लोगों की भी बेइज्जती है, और हमारे भाई मणिपुर के लोगों की भी बेइज्जती है। हर तरह का इंसान अलग अलग है, हर भाषा का व्याकरण अलग अलग है, हर एक व्याकरण के अनुसार नियम भी अलग अलग है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी को समझने में इतना ही मदद कर सकती है जितना आप कहीं जाने के लिए किसी से रास्ता पूछ सकते हैं, लेकिन वो इंसान आपको उस जगह तक छोड़कर नहीं आएगा, ना ही वो आपका वो काम करेगा जिसके लिए आप जा रहे हैं। हल्की मदद काफी है, लेकिन इतना नहीं कि भैया, खैर, बातों को प्यार से समझते हैं बेटा। वॉइसेस की अगर हम बात करें, तो वॉइसेस को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। एक जिसे मैंने कहा मेरे बच्चों एक्टिव वॉइस, और दूसरी बात जिसे हमने कहा पैसिव वॉइस। एक जिसे हमने कहा एक्टिव वॉइस, और मेरे बच्चे एक दूसरी बात जिसे हमने कहा पैसिव वॉइस। अब सवाल दिल में उठता है, आप ही मुझे बताओ, चलो आप ही मुझे बताएं कि भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है। चलो बेटा, सवाल को बदल देता हूं। एक बात मुझे बताओ बेटा, आपके हिसाब से एक्टिव इंसान कौन होता है? आपके हिसाब से एक्टिव इंसान कौन होता है? ये गजब का आंसर है। कह रहे सर आप एक्टिव हो, सारा दिन पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरे क्वेश्चन नहीं समझ रही है तू मेरे भाई, क्वेश्चन कुछ दूसरा है मेरे भाई। एक्टिव इंसान वो होता है जो अपना काम खुद करे, है भाई। एक्टिव इंसान वो होता है जो अपना काम खुद करे, ठीक है। और अगर हम पैसिव इंसान की बात करें तो कौन हुआ? पैसिव इंसान वो हुआ जो अपना काम खुद ना कर किसी और से कराए। पैसिव इंसान वो हुआ जो अपना काम खुद ना कर किसी और से कराए। यही हुआ ना। इस बात के मीनिंग को डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें, तो एक्टिव इंसान वो हुआ, या एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस हुआ जिसके अंदर डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क। डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, ठीक है। और पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें, तो पैसिव वॉइस कहता है वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। बेटे दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ो, मेरे बच्चों दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ो प्लीज, ठीक है। दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जब आप इन डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको एक बहुत प्यारी सी चीज समझ आएगी।
पढ़ो बेटा पढ़ो, चलो कमेंट्स में लिख कर दिखाओ, इस बहाने याद हो जाएगा। शाबाश शाबाश। अच्छा भाई, अब ये बात हमें समझ आ गई है। हम्म, अब ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अब चीजों को समझते हैं। डूअर इज इंपॉर्टेंट, देखो डूअर को ही हम सब्जेक्ट भी कहते हैं मेरे बच्चों, डूअर को ही हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इस लिखी बातचीत में अगर मेरे प्यारे भाई इसको समझने का अगर हम काम करें तो हमें समझना है कि मोर इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या हुआ। चलो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को जरा सोच के जवाब दीजिएगा, मेरे को जरा सोच के जवाब दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं, चलो आप अपने दोस्तों के नाम बताओ, ठीक है, आप जरा अपने दोस्तों के नाम बताओ, चलो फटाफट से बताओ। आप अपने दोस्तों के नाम बताओ, चलो भाई फटाफट से। बेटा मेरे अंदर जितनी आवाज आ सकती है मैं उतना ही चिल्ला के बोल सकता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा मेरे अंदर आवाज नहीं आ सकती। तो थोड़ा आप अच्छे हेडफोन ले लो और मैं कहूँ बड़े स्पीकर में लगा लिया करो, मेरे से इतना ही बोला जाता है। देखो मैं हल्का फुल्का सा बोलने वाला इंसान हूँ, कमजोर हूँ थोड़ा सा है। हाँ, तो आपने अपने दोस्तों के नाम बताए, अतुल, साक्षी, प्रिया, ये जो भी आप नाम बता रहे हो, आपने जो नाम सबसे पहले बताया मेरी नजरों में वही दोस्त आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ है ना, बात को ध्यान से समझना भाई, आपने जिसका नाम सबसे पहले बताया वही मेरी नजरों में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। हाँ है ना, इसका मतलब मोर इंपोर्टेंट कहने का मतलब समझ में आया कि जब हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में डूअर का जिक्र सबसे पहले करें, जब हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में डूअर का जिक्र सबसे पहले करें, यानी कि सब्जेक्ट को सबसे पहले रखें, एक्टिव वॉइस बन गया। अरे हाँ ना, लेकिन अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में इसी डूअर को अगर सेंटेंस के आखिर में रखें, अगर इसी डूअर को सेंटेंस के आखिर में रखें और ना भी रखें, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना जी, यानी कि इन दोनों डेफिनेशन का मतलब समझ में आया। एक्टिव वॉइस होने का मतलब क्या समझ में आया, काम करने वाले का जिक्र सबसे पहले कर दिया तो एक्टिव वॉइस हुआ, और इसी काम करने वाले का जिक्र अगर सेंटेंस के आखिर में कर दिया या ना भी किया तो पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया भाई, तो पैसिव वॉइस बन गया। दोनों का ध्यान से समझते हैं, मैं दो वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, और आप मुझे बताएंगे पहला या दूसरा वाक्य कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। पहला सेंटेंस, मैंने कहा राहुल ने अखबार बांटे, बताओ जरा सोच के ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मैंने आपको कहा राहुल ने अखबार बांटे, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि अखबार बांटने का काम जिसने किया वो राहुल है, उसका जिक्र सबसे पहले किया गया है। काम करने वाले का जिक्र सबसे पहले कह दिया तो ये एक्टिव वॉइस है। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं ये कहूं अखबार बांटे गए, अगर मैं ये कहूं अखबार बांटे गए, तो अखबार बांटने का काम किसने किया। आप कहोगे सर हमें क्या पता, इसमें तो जिक्र ही नहीं है। तो अगर काम करने वाले का जिक्र नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया भाई, डूअर अगर नहीं बताया गया तो काम किया गया बताया है, और जब काम किया गया बताया जाता है, वर्क डन बताया जाता है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इस बात को आसान और बनाता हूं, ठीक है, मैं आपके सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे 5 सेंटेंस लिख रहा हूं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 5 सेंटेंस लिख रहा हूं। आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर मुझे बताएंगे कि इनमें एक्टिव कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। मैंने कहा राखी कॉल्ड राज, दूसरा सेंटेंस राज कॉल्ड राखी, तीसरा सेंटेंस राखी वॉज कॉल्ड बाय राज, द thief was arrested। ठीक है जी, किरण
हैज बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर। मेरे दोस्तों, इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है? एक बार जरा आप अपनी तरफ से मेहनत करके बताओ। कॉल किया है, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। चलो बच्चों, देखो, इन सभी के सभी सेंटेंसेस का आपने आंसर बनाया। सिर्फ आपको इन सेंटेंसेस में ये देखना है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सेंटेंस में डूअर की अरेंजमेंट कहां है, यानी कि काम करने वाले ने कहां अपनी अरेंजमेंट बताई है। ठीक है बच्चा, आओ इसको समझने का काम करेंगे। आप बता दो, अभी भी बता दो, अभी भी समय भी कौन सा कुछ हुआ है भाई। सेंटेंस में बस आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कहां लिखा है, डूअर कहां लिखा है। बताओ बताओ, करो भाई कोशिश। चलो बेटा, ध्यान से देखते हैं भाई क्या है ये कहानी। देखो जी, पहले सेंटेंस में राखी कॉल्ड राज। मैं अगर आपसे पूछूं भाई बुलाने का काम किसने किया, आपने कहा राखी ने बुलाने का काम किया। डूअर सेंटेंस की शुरुआत में हो गया, तो इसी वजह से एक्टिव वॉइस ये सेंटेंस बना। ठीक है भाई, फाइन। सेंटेंस नंबर 2 की हम बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 की हम बात करते हैं।
माफ करना मेरे दोस्त, एक कॉल आ रही थी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ बेटा। हाँ, पहले सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, हे भगवान माफ करना। राखी कॉल्ड राज। अगर इस सेंटेंस में हम समझें तो बुलाने का काम किसने किया? आप कहोगे सर बुलाने का काम किया राखी ने, तो डूअर कौन है? आप कहोगे राखी। सेंटेंस की शुरुआत में अगर हमें डूअर का जिक्र मिलता है तो ये एक्टिव वॉइस बनता है। सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, राज कॉल्ड राखी। हाँ जी भाई, बुलाने का काम किसने किया भाई? आप कहोगे सर सेकंड सेंटेंस में बुलाने का काम राज ने किया, यानी कि ये भी अपने आप में क्या हो गया भाई? एक्टिव वॉइस हो गया, है ना। फिर अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, राखी वॉज कॉल्ड बाय राज। सर तीसरे सेंटेंस से बुलाने का काम किसने किया? राखी ने नहीं, राखी को तो बुलाया गया, बुलाने का काम किसने किया? आप कहोगे सर राज ने। अगर डूअर का जिक्र सेंटेंस के आखिर में हमें मिलता है, अगर डूअर का जिक्र हमें सेंटेंस के आखिर में मिलता है तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? अपने आप में पैसिव वॉइस हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, द थीफ वॉज अरेस्टेड। चोर पकड़ा गया। सेंटेंस क्या लिखा है? ठीक है, चोर पकड़ा गया। चोर को पकड़ने का काम किसने किया? चोर को पकड़ने का काम किसने किया? मेंशन ही नहीं है, डूअर नहीं लिखा, तो कैटेगरी कौन सी तरफ लेकर जा रही है भाई जी? पैसिव वॉइस की तरफ लेकर जा रही है ना मेरे बच्चे। सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं, किरण हैज बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर। भाई डांटने का काम किसने किया? बताओ जरा। आप कहोगे सरकार डांटने का काम किया है इस टीचर ने। सेंटेंस में डूअर अगर आखिर में लिखा है, काम करने वाले का जिक्र अगर आखिर में लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस बनेगा। ये सेंटेंस अपने आप में क्या बनेगा बेटा? पैसिव वॉइस बनेगा, है ना। तो हमें एक बात समझ में आ गई, एक्टिव वॉइस हम उस सेंटेंस को कहेंगे जिसमें काम करने वाला सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ मिले। पैसिव वॉइस हम किसे कहेंगे? कि हमारा जो काम करने वाला यानी कि डूअर है, सब्जेक्ट है, वो या तो सेंटेंस के आखिर में लिखा मिले या फिर सेंटेंस में नहीं लिखा मिले। ठीक है जी। जैसे अगर मैं कहूं आपको, अगर मैं कहूं रमेश ने खिड़की तोड़ी, खिड़की तोड़ने का काम किसने किया? रमेश ने। जिक्र कहां मिला? सेंटेंस की शुरुआत में। अरे बोलो हाँ, ठीक है। मैं अगर कहूं, मैं अगर कहूं मिठाई बनवाई गई, तो मिठाई बनवाई गई, मिठाई किसने बनाई? नहीं पता चला, किया गया काम बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस वर्क डन को बताने का काम करते हैं ना, तो सेंटेंस की शुरुआत में ही हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलती है। मैंने क्या कहा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलती है। ठीक है छोटे बच्चे, हाँ या ना। तो मेरे बच्चों, इस एक्टिव से पैसिव को या पैसिव से एक्टिव को जब भी हम बदलते हैं, तो इस एक्टिव से पैसिव को जब भी हम बदलते हैं, तो इस खूबसूरत सी घटना को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सारे बच्चे कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे, चेंज इन द स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदलता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव को जब हम बदलते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है? जरा फटाफट से कमेंट्स में लिखकर दिखाना मेरे बच्चे, फटाफट से कमेंट्स में लिखकर दिखाना, जल्दी से बनाओ बेटा। चलो बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को पहले दिन की क्लास में खूबसूरत सी बात बताई थी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भाई? जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझोगे तो इस स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के नाम से जाना जाता है ना। और इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं
तो पहले दिन की क्लास में ही हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्ट्रक्चर को हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम कहें तो सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तीन चीजों की जानकारी हमें समझाता है। एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब, और एक तीसरी खूबसूरत चीज हो गई भाई कौन सी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन खूबसूरत सी चीज हो गई है ना, तीन चीज हो गई, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, फाइन। अब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को ही समझना है। ठीक है, अब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को समझना है कि सब्जेक्ट कैसे बदलता है, वर्ब कैसे और ऑब्जेक्ट कैसे बदलती है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से खूबसूरत से खेल को शुरू करते हैं। इस प्यारे से खूबसूरत से खेल को शुरू करते हैं। हम लोगों ने मेरे दोस्तों शुरुआत की क्लास में ही सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े थे, और उस टाइप्स में सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस को पढ़ा था। कुछ याद है बेटा? सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था। एक बार मुझे याद दिलाओ जरा, एसर्टिव कितने टाइप के होते हैं? एक बार जरा मुझे याद दिलाओ बेटा, एसर्टिव कितने टाइप के होते हैं? प्यार से हमने इसे दो हिस्सों में बांटा था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ याद है भाई? एक हमने कहा था जी पॉजिटिव, और एक हमने कहा था मेरे भाई नेगेटिव, है ना। तो एसर्टिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से समझें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भाई, एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारी हैं, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले कन्या को बुलाओ स्वाहा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रखने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या होगा दोस्त, फिर होगी खूबसूरत सी घटना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम इसे थोड़ा सा बदल कर लिखेंगे, और हम क्या लिखेंगे बेटा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, इसके बाद पैसिव बनाने की मिनिमम कंडीशन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है कंडीशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, इससे आगे अगर हम चलेंगे तो दोस्त हम लोग लिखने का काम करेंगे, क्या चीज, सुटेबल प्रेपोजिशन। क्या लिखने का काम करेंगे बेटा, सुटेबल प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा,
मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है माहौल, ठीक है। बेटा आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। हम जब पैसे बनाते हैं तो सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एक काम करते हैं भाई, आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। अगली क्लास से इसी कहानी को दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा, आज थोड़ी सी कॉल्स की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है और मैं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज के लिए माफी चाहूंगा। अगली क्लास से हम इस कंटिन्यू करेंगे इस कहानी को, ठीक है। आज हमने, चलो ये भी अच्छा रहा, कम से कम वॉइसेस का इंट्रोडक्शन तो समझ लिया, है ना। देख लो, हमने वॉइसेस के इंट्रोडक्शन में इतना समय लगाया, ठीक है। हमने वॉइसेस के इंट्रोडक्शन में इतना समय लगाया तो हमें ये भी तो समझ में आ गया कि वॉइसेस की कहानी बहुत दूर तक चलनी है, ठीक है। हम अगली क्लास में फिर से इस कहानी को समझेंगे, पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, पढ़ कर आइएगा और रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज छोटी छोटी दो ही बातें की हैं, यहीं से हम अपनी अगली क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, खूब सारी मेहनत करो, आपका परिवार आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रहा है।